हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एमआईएस का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सब्जेक्ट है आज के लेक्चर में, इस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2023 दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर देखेंगे एंड डिटेल में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए बी सी तीन होते हैं। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के। ठीक है, तो ये देखिए सेक्शन ए है, 75 वर्ड्स लिमिट होती है। ठीक है, 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 करने होते हैं। 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ये सेक्शन बी का हो गया। फिर सेक्शन सी पे आते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का है, 5 क्वेश्चन दिया है, 3 करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब मैं इसका एक एक जो क्वेश्चन है ना, इसका डिटेल में चलिए अब सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। और एक बात और, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि पीवाईक्यू जरूर एग्जाम में करके जाइए। ठीक है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है जिसमें मैंने बीबीए के, बीकॉम के, आपके एमबीए के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2024 के 2023 के क्वेश्चन पेपर डिटेल में इनका सॉल्यूशन डिस्कस किया है। तो वो जरूर एग्जाम में लगा के जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज इसको जरूर शेयर करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक भी जरूर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो आया हुआ है, दैट इज डिफाइन एमआईएस। एमआईएस डिफाइन करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। डिफाइन एमआईएस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी यही सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज एमआईएस, एमआईएस क्या है। ठीक है, और यही हमारे पेपर का भी नाम है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वहां पे भी मैंने डिटेल में बताया था। देखिए नाम क्या है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये वो सिस्टम है विच जनरेट दोज इंफॉर्मेशन। मैं पेन ले लेती हूँ। हाँ, देखिए नाम क्या है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये वो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, विच इज हेल्पफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। बात समझ में आ रही है। एमआईएस क्या है, एमआईएस वो सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है। एंड इस रिपोर्ट से जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग कर पाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाते हैं टॉप मैनेजमेंट। तो दिस इज एमआईएस, यही होता है एमआईएस। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है। एमआईएस क्या है, ये वो सिस्टम है दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को फॉर इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो दिस इज एमआईएस, यही एमआईएस होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। तो अगर एमआईएस इंप्लीमेंट करना है, कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, तो उससे पहले क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या और रिक्वायरमेंट है, ये सब एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसी को सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। तो व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टडी किया जाता है। देखिए वर्ड क्या है, सिस्टम एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें एनालाइज किया जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको एनालाइज किया जाता है, प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब समझा जाता है। तो वही सिस्टम एनालिसिस वो प्रोसेस है ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ताकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, रिक्वायरमेंट देख सके एंड उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट हो सके। इसमें क्या होता है,
सिस्टम एनालिसिस में एग्जामिन किया जाता है इनपुट, जो भी इनपुट है उसको एग्जामिन करते हैं, प्रोसेस एंड आउटपुट आता है, ठीक है, एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया जाता है। तो दिस इज सिस्टम एनालिसिस। सिंपल क्वेश्चन है, 2024 में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन। कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन क्या होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर पे सिस्टम, तो उसकी डिजाइन ये आपसे पूछा गया है। इसको तोड़ दीजिए, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है की डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ डिजाइनिंग द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम है उसकी डिजाइनिंग करने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसी को कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड, कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन क्या है, ये वो प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, प्लान करना, स्ट्रक्चर करना, फिर कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह करके क्रिएट करना, किसे, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को, आर्किटेक्चर डेवलप करना कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का, उसी को कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन, ठीक है। इट इंक्लूड, इसमें क्या होता है, इसमें हार्डवेयर आता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है डिजाइनिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ठीक है। वो जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा, डिजाइनिंग जो होगी उसमें हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा, यूजर इंटरफेस क्या होगा, एंड डेटाबेस क्या होगा, सिस्टम वर्कफ्लो क्या होगा, ये सब इसमें एनालाइज किया जाएगा। तो दिस इज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन 3 नंबर का है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। 2024 के क्वेश्चन पेपर में डेटा भी पूछा गया है, डेटा क्या होता है, और इंफॉर्मेशन भी पूछा गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा, वहां पे ही मैंने बताया था डेटा क्या है, रॉ फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, रॉ फॉर्म में, अनप्रोसेस फॉर्म में हो तो उन्हें कहा जाता है डेटा। एंड इसी को जब प्रोसेस कर दिया जाए, फैक्ट्स, फिगर, ऑब्जर्वेशन को जब प्रोसेस कर दिया जाए तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक। डेटा जो है एज सच यूजफुल नहीं होता है, लेकिन जब उसको प्रोसेस कर दो, ठीक है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वो हेल्पफुल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर प्लानिंग पर्पज, वो हेल्पफुल होता है, ठीक। तो वो बनता है इंफॉर्मेशन। डेटा का एग्जाम्पल क्या है, जैसे रेंडमली 20, 50, 40, 60, दिस इज डेटा, ये डेटा है। लेकिन अगर इसी को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कहें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है, वो इस साल 40% इंक्रीज हुई, अगले साल 30% इंक्रीज हुई, फिर अगले साल 10% इंक्रीज हुई, तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन होगी। अगला क्वेश्चन जो आया है 3 नंबर में, दैट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज थ्री टर्म। इनके फुल फॉर्म लिखिए। तो ईआरपी होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 2024 के क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर में ईआरपी के बारे में पूछा गया था। ईआरपी क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। यहाँ पर ईआरपी पे और क्वेश्चन भी आए हैं, पर यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईपीएस क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ईपीएस क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। डिटेल में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। डीएसएस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये डीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया है, इस साल भी आया है, टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आ जाते हैं सेक्शन बी पे, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज, क्वेश्चन एक बार रीड करिए, व्हाट इज इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, हाउ इंफॉर्मेशन प्रूव्स वैल्यूएबल फॉर एन एंटरप्राइज। सबसे पहले पूछा है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी इंफॉर्मेशन को जो क्लासिफाई करना होता है, क्या अलग अलग कैटेगरी में जो इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं, छांटते हैं, छांटना कहेंगे, डिवाइड करना जो कहते हैं, कि वो क्या होता है और कैसे इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत वैल्यूएबल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बहुत बेसिक सी चीज है। पर चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन हैं इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी यूजेज क्या है, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, यानी वो इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है, किसी गलत पर्सन के हाथ में लग गई नुकसान हो सकता है क्या, तो कोई इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है, कितनी इंपॉर्टेंट
कि यूजेज क्या है, इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। ठीक। अब इट हेल्प इन प्रॉपर और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी देखा जाता है। क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं, हमारी भी इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की भी जो इंफॉर्मेशन है वो कई टाइप की, इसीलिए उसे क्लासिफाई किया जाता है कि किस लेवल के एम्प्लॉय को कहाँ तक की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, या बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो किस लेवल तक दी जाएगी। तो ये सब जो होता है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के तहत आता है। कुछ जो कॉमन क्लासिफिकेशन है इंफॉर्मेशन के, वो पहला ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के साथ ओपनली शेयर की जाती है। कि आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपनी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक के साथ शेयर की जा रही है। दूसरी इंटरनल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बाहर के लोग के लिए नहीं है, दैट इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। अगली क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर लेवल तक के एम्प्लॉई, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के जो ऊपर के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को वो इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है, वही लोगों को बातें पता होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगला क्या है, हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो इंफॉर्मेशन कह लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसी को होती है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। और कैसे इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है, वैल्यूएबल है किसी भी इंटरप्राइज के लिए, तो देखिए इंफॉर्मेशन इट हेल्प्स इन प्लानिंग। इंफॉर्मेशन की मदद से ही क्या होता है, आगे हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं, प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप की प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन तो बहुत वैल्यूएबल है। तो इंफॉर्मेशन हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग एक्यूरेट डिसीजन, सही डिसीजन लेने में मदद करता है, प्लानिंग करने में मदद करता है, फोरकास्टिंग, आगे हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर पाते हैं, फोरकास्ट कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम इफिशिएंटली काम कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, और प्रोटेक्ट, और क्या होता है इंफॉर्मेशन का, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड रिड्यूस रिस्क। और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के ही तहत क्या होता है, जो सेंसिटिव डेटा होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। एंड इंफॉर्मेशन जो है इट सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी और बेटर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़िया से होता है, इससे डिपार्टमेंट से काम कर पाते हैं। तो वही बेसिक चीज आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी एंड सीआरएम। ईआरपी और सीआरएम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए। तो ईआरपी जानते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम इवन एक सेपरेट पेपर है बीबीए थर्ड सेमेस्टर में, उसका भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल सोल्यूशन। चलिए देखते हैं ईआरपी क्या है। व्हाट इज ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आया है। तो ईआरपी बेसिकली क्या है, ईआरपी एक एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ईआरपी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें जितने भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ईआरपी लेके आता है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्मूथली काम हो पाता है। तो दिस इज ईआरपी। तो ईआरपी देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कंबाइन करता है जितने भी मेजर बिजनेस फंक्शन है, जैसे फाइनेंस हुआ, इन्वेंट्री हुआ, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इससे क्या होता है, जितना भी प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ठीक है, एरर के चांसेस कम होते हैं, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, रियल टाइम बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रियल टाइम बेसिस पे भी मिल जाती है। तो ये बहुत फायदा है ईआरपी का। ठीक है, अगला क्या है, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वर्ड क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर क्या है, किंग है। ऑर्गेनाइजेशन आजकल हर चीज कस्टमर ओरिएंटेड होती है, कस्टमर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली वो सिस्टम है, वो मैनेजमेंट जिसका एम क्या है, टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर के साथ क्या हो, एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो, दैट इज सीआरएम। तो सीआरएम क्या है, सीआरएम वो सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है टू मैनेज द कंपनीज इंटरेक्शन विद द कस्टमर। सीआरएम जो है वो सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत कंपनी जो है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से या अपने पोटेंशियल कस्टमर से, आने जो कस्टमर हो सकते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, दैट इज सीआरएम। पर्पस क्या है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर से साथ बना सके, ठीक है। एंड सीआरएम में क्या होता है, कस्टमर का डेटा वगैरह पूरा मेंटेन किया जाता है, सेल्स वगैरह क्या हो रही है, कस्टमर कितनी बाइंग कर रहा है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये सब ट्रैक किया जाता है, ठीक है। कस्टमर को कौन सी सर्विस चाहिए या सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब सीआरएम के तहत आता है। सीआरएम का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, डिटेल में वो एक्सप्लेन किया है वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ एमआईएस इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया। तो 6 सिंपल से स्टेप होते हैं और ये मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमआईएस कैसे डेवलप किया जाता है। तो 6 सिंपल से स्टेप होते हैं एमआईएस के डेवलपमेंट के। यहाँ पे ये सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए ना प्रॉब्लम क्या है, यानी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एमआईएस लाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, या बनवाना चाहते हैं किसी से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप एमआईएस चाहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो एनालाइज करना, ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा क्या है, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मतलब अब कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, वो सब देखना, डेटाबेस क्या होगा, सिस्टम बेसिकली डिजाइन करना, यानी स्ट्रक्चर, एमआईएस के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है इसमें, ठीक है। हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा, डेटाबेस क्या होगा, ये सब एनालाइज है, हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, अब एमआईएस डेवलप कराया जाता है, ठीक है। कैसे डेवलप होगा, कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, सॉफ्टवेयर बनेगा ना, तो कोडिंग होगी तो वही प्रोग्रामिंग होगी एंड इस सिस्टम को बिल्ड किया जाएगा। तो सिस्टम यहाँ पे बना, फिर अब उसको बिल्ड किया गया। क्या उसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे, नहीं। चौथे स्टेप पे क्या होगी, टेस्टिंग होगी। ये फोर्थ स्टेप क्या है, पहले टेस्ट करेंगे ना कि सही है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही चौथे स्टेप में क्या है, चेकिंग फॉर एरर एंड इंश्योरिंग इट मीट्स रिक्वायरमेंट। चौथे स्टेप में क्या है, टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है और जिस रिक्वायरमेंट से ये बनाया गया है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखा जाएगा। अगला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद टेस्ट कर लिया, सही निकला, अब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पांचवें स्टेप में इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सिस्टम को, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, जो भी इंप्लॉइज वगैरह है, यूजर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिरी छठा स्टेप क्या है, ईआरपी एक बार, सॉरी, एमआईएस जो है एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो चल जाएगा क्या, नहीं, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत है उसे। तो वही है, अगला है मेंटेनेंस, मतलब उसे अपडेट करने, इंप्रूव करने, उसे इंप्रूव किया जाता है सिस्टम को ओवर टाइम। तो दिस इज द मेंटेनेंस। तो एमआईएस जो इम्प्लीमेंट, इंस्टॉल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, या जो एमआईएस डेवलप किया जाता है, तो 6 सिंपल स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा क्या है, सिस्टम डिजाइन, अब सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, डेवलप किया जाएगा, प्रोग्रामिंग वगैरह होगी। उसके बाद करेंगे टेस्टिंग और उसके बाद करेंगे इम्प्लीमेंट और उसके बाद होगा, लास्ट में होगा मेंटेनेंस, ठीक है, अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब 5 और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं सेक्शन सी के। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एमआईएस हैज अ नंबर ऑफ सब सिस्टम। जो एमआईएस होता है उसमें बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। 3 मेन सब सिस्टम होते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस एनी 3 मेन सब सिस्टम। तो 3 मेन सब सिस्टम आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो 3 मेन सब सिस्टम क्या है, एक तो डीएसएस होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसएस, ठीक। एक टीपीएस है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। और एक आपका ईआईएस है,
एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम आप डिफाइन कर सकते हैं। टीपीएस क्या है बता दे रही हूँ। देखिए नाम क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, सेल परचेज वगैरह हो रही है, वो सब डे टू डे बेसिस में इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो टीपीएस रिकॉर्ड करता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेल परचेज रिसिप्ट सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी रहे डेली का जो काम है उसमें। दैट इज टीपीएस। डीएसएस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है विच सपोर्ट्स द डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की जाती है, तो ये सिस्टम उसमें मदद करता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए एक तो होता है रूटीन डिसीजन, डेली के कुछ चीजें डिसाइड करनी है। एक होता है नॉन रूटीन डिसीजन, वो प्रॉब्लम जो कभी कभार आती है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है, तो उसमें डीएसएस मदद करता है। तो डीएसएस हेल्प मैनेजर मेक नॉन रूटीन या सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन में मदद करता है। डीएसएस के कुछ मॉडल्स हैं, इसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है, ये सब होता है। अगला क्या है, एग्जीक्यूटिव, ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच इज डिजाइन स्पेशली फॉर द टॉप लेवल। टॉप लेवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत जो है, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो जल्दी, टाइमली, बहुत इजी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को दी जाती है। दिस इज ईआईएस। ये 3 आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सिमोन मॉडल है डीएसएस का, डिसीजन मेकिंग इन एमआईएस। एक्सप्लेन करना है आपको सिमोन मॉडल। ये जो सिमोन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एमआईएस है, एमआईएस में जो डिसीजन मेकिंग के लिए सिमोन मॉडल एक्सप्लेन बताया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सिमोन मॉडल में 3 स्टेजेस बताई गई हैं। सिमोन मॉडल में डिसीजन लेने के लिए 3 स्टेजेस बताई गई हैं, वो स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करना है। पहली स्टेज क्या होती है, इंटेलिजेंस फेज। दूसरी स्टेज होती है डिजाइन फेज। तीसरी स्टेज होती है चॉइस फेज। तो बेसिकली डिसीजन लेने में ये हो, तो देखिए लिखा है, हर्बर्ट सिमोन ने प्रपोज किया था 3 स्टेज मॉडल, जिसको सिमोन मॉडल कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पहला है इंटेलिजेंस फेज। इंटेलिजेंस फेज बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहला इंटेलिजेंस फेज में प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करना, उसको समझना एंड उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना, ये पहले फेज में होता है। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द डेटा, कलेक्टिंग रिलेवेंट डेटा फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करें, ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज क्या है, डिजाइन फेज। डेटा कलेक्ट हो गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब इस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन वो देखना। तो दूसरा डिजाइन फेज में क्या होता है, डेवलपिंग पॉसिबल सॉल्यूशन या ऑल्टरनेटिव। जितने ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सबको डेवलप करना। ठीक है। इवेलुएट करना डिफरेंट अप्रोचेस यूजिंग मॉडल एंड एनालिसिस। तो डिफरेंट मॉडल हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उनको एनालाइज करना। फिर आखिरी क्या है, तीसरा है चॉइस फेज। तो समझ रहे होंगे कई ऑल्टरनेटिव हैं, अब उसमें से चूज करना है। इसी तरीके से तो डिसीजन लिया जाता है। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कई ऑल्टरनेटिव थे, सबका एनालिसिस किया, सोचा समझा, मॉडल्स लगाए और उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया। ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट किया, उस चूजन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। तो ये 3 सिंपल से फेजेस होते हैं आईएस में, डिसीजन मेकिंग में। प्रपोज बाय हर्बर्ट सिमोन ने मॉडल प्रपोज किया था। 3 फेजेस होते हैं, तो यही आपको डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। डिस्क्राइब द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे बहुत सारे इमर्जिंग कॉन्सेप्ट हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में। जैसा पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं ये अब इंटरनेट पे प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है। तो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये भी एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। डिलीवरिंग आईटी सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक। अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिग डेटा एनालिस्ट। बिग डेटा एनालिस्ट मतलब बहुत लार्ज डेटा को एनालाइज करना और उसमें पैटर्न ढूंढना, ये पैटर्न समझना, दिस इज बिग डेटा एनालिसिस। एनालाइजिंग एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट फॉर पैटर्न। अगला क्या है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
साइबर सिक्योरिटी के थ्रू क्या होता है, डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, हैक ना हो, थ्रेट ना हो, ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगला क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी डिवाइसेस हैं, मशीन से उन्हें कनेक्ट करें, कनेक्ट करें ताकि रियल टाइम डेटा मतलब एक्सेस हो सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अगला क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। सिक्योर डिजिटल लेजर फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का जो डिजिटल लेजर है उसे सिक्योर किया जाए, ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग तो जान रहे होंगे, मोबाइल पे ही जो भी फैसिलिटी है, पहले क्या होता था, लैपटॉप वगैरह चाहिए तभी आप एक्सेस कर पाते थे, लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू जो जो भी इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग वगैरह भी, जितनी भी चीजें हैं आप मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे एक्सेस कर पाते हैं, टैबलेट पे कर पाते हैं, तो ये क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग। अगला क्या है, डेटा प्राइवेसी इशू, मतलब जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसका मिसयूज ना हो। अगला इमर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एआई एंड ऑटोमेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल सबसे ज्यादा इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो यही आपको सब लिखना है 12th। मैं बताई थी ना, एआई पे पिछले साल मतलब 2024 में भी एआई पे क्वेश्चन आया है, ईआरपी पे क्वेश्चन आया है, इसमें भी एआई पे क्वेश्चन आया है। एआई क्या होता है और एआई की एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये आया है क्वेश्चन 2024 में, और इसमें भी यही आया है कि व्हाट यू मीन बाय एआई, सिस्टम क्या होता है, एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, बिजनेस में इसकी एप्लीकेशन बताइए, ठीक है। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सिस्टम है या वो सॉफ्टवेयर है जो ऐसे काम कर रहा है जिस काम को करने के लिए पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती थी, वो काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। क्या कुछ चीजें इंसान ही कर सकता था, कंप्यूटर नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई पर्सन काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज, पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंप्यूटर है, बट वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहा है, दैट इज एआई। एआई क्या है, मशीन है या सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म कर रहा है टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वो एआई है। जैसे लर्निंग हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, डिसीजन मेकिंग हुआ, ये एआई कर रहा है, जबकि इस टाइप की चीजों के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होता था। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन, कस्टमर सपोर्ट, आप जानते हैं चैट बॉट 24/7 अवेलेबल है, आपको रात में भी कोई क्वेरी है, आपका प्रोडक्ट गलत डिलीवर हो गया है, कुछ भी क्वेरी है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, कुछ भी क्वेरी है, आप सर्च करिए, रिप्लाई आएगा, तो वो क्या है, चैट बॉट है। सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं एआई की हेल्प से, सेल्स फोरकास्टिंग, एआई प्रिडिक्ट कर देता है फ्यूचर सेल्स क्या होगी पुराने ट्रेंड को एनालाइज करके। मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन, यानी टारगेट, मतलब कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे देख करके उसको पर्सनलाइज एड वगैरह भेजना, तो ये भी एआई कर रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक वगैरह में बैंक भी एआई यूज करता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ है तो ये एआई की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। हॉस्पिटल वगैरह में कितना एआई यूज हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी वगैरह हो रही है, ठीक है। एचआर रिक्रूटमेंट में यूज होता है कि कोई स्कैन करके एआई बता देता है कि ये कैंडिडेट पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एआई यूजफुल है, ठीक है, मतलब और डिमांड को एनालाइज करके एआई बता देता है कि इन्वेंट्री को और स्टॉक करने की जरूरत है कि नहीं है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये जो पहले ह्यूमन बीइंग करता था ना, वो सब एआई कर रहा है। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज डीएसएस, नहीं, हाउ डीएसएस हेल्प इन टेकिंग राइट, डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये कैसे सही डिसीजन लेने में मदद करता है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो डीएसएस बेसिकली हेल्प द मैनेजर टू टेक, देखिए पहले क्या है डीएसएस ये समझ, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी वो सिस्टम विच सपोर्ट या विच हेल्प द टॉप मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन, ये वो सिस्टम है जो ऐसी रिपोर्ट जनरेट करता है जिसकी मदद से टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, तो दिस इज डीएसएस। तो डीएसएस हेल्प मैनेजर टेक करेक्ट, सही एंड टाइमली डिसीजन, कैसे लेता है, बाय एनालाइजिंग लार्ज डेटा,
डीएसएस जो है लार्ज या एक्सट्रीमली लार्ज डेटा है उसको एनालाइज करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, ऑल्टरनेटिव बताता है, मॉडल अप्लाई करता है एंड उन ऑल्टरनेटिव में सही ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, तो वो सब करता है डीएसएस, जिसकी मदद से टॉप मैनेजमेंट बहुत आसानी से डिसीजन ले पाता है। तो दिस इज डीएसएस। डीएसएस कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? डीएसएस रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इजिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है। एआई सॉरी एआई बोल रही हूँ, डीएसएस में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जिसमें जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, जिससे टॉप मैनेजमेंट को समझने में आसानी पड़ती है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, वो आसानी से ले पाते हैं डिसीजन। ये जो डीएसएस है ये व्हाट इफ एनालिसिस को भी सपोर्ट करता है। व्हाट इफ एनालिसिस मतलब अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या हो गया, व्हाट इफ। तो ये सब मदद से डीएसएस की मदद से डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बताना है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी डीएसएस हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे डीएसएस सपोर्ट करता है, सॉरी डीएसएस जो है प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर डिमांड। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये फ्यूचर डिमांड जो है प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री रखनी है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हुई तो क्या होगा, अननेसेसरी की जगह ऑक्युपाई होगी, पैसा लगेगा, ठीक है। कम हुआ तो क्या होगा, सेल रुक जाएगी, इन्वेंट्री नहीं है तो सेल रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं है तो एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए। तो क्या वो लेवल होगा, ये सब चीजें में डीएसएस मदद करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री स्टॉक किया जाता है, तो इन सब में डीएसएस मदद करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में डीएसएस मदद करता है। बैंक यूज करते हैं डीएसएस को इवैल्यूएट द लोन एप्लीकेशन, जो लोन एप्लीकेशन है, क्रेडिट हिस्ट्री है, उन सबको एनालाइज करने में बैंक डीएसएस यूज करते हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, सबके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट होती है, इसमें ऐसे मॉडल्स यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा एंड मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।